हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं वापस आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि पिछली क्लास में हमने एक डॉक्ट्रिन पढ़ी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अधिकारातीत का सिद्धांत दुष्संगम ज्ञापन से संबंधित थी। आज वैसे ही आज हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे, एक और डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ये संयम अनुच्छेदों में ये सिद्धांत पढ़ा जाता है। पहले की क्लास में जैसे मैंने सिद्धांत के बारे में थोड़ा बताया था, आज हम इस सिद्धांत की विस्तृत चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत में कंपनी के संदर्भ में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट ये स्थान है इसका। कंपनी के जो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमने पहले की क्लास में भी देखे थे, संयम ज्ञापन, संयम अनुच्छेद, कंपनी के निर्माण के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद ये दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमानुसार इनका निरीक्षण कर सकता है और इनकी प्रतिलिपि प्राप्त भी कर सकता है। कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की जानकारी होना आवश्यक है और यही इनके लिए आणविक सूचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अब ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, आणविक सूचना क्या है? ये आणविक सूचना ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी के साथ कोई संव्यवहार, कोई ट्रांजैक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो कंपनी ये मानती है कि उसने हमारे संयम ज्ञापन, संयम अनुच्छेदों का अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। तो जब ये मान लेती है कंपनी की एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति कंपनी के साथ संव्यवहार करने आ रहा है और संयम अनुच्छेद, संयम ज्ञापन के उसने पढ़ लिया है, तो उनके लिए अपने आप ही ये भान कर लेना होता है कि उन्हें हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। तो जब ये कंपनी ऐसा भान करती है उसी को कहते हैं आणविक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कि कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो कंपनी ये मानती है कि इनको कंपनी के बारे में पता होगा कि कंपनी कैसे काम करती है। मगर इसका एक अपवाद है जिसी को हम कहते हैं कंपनी के आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। मेन क्या है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत आणविक सूचना के सिद्धांत से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। आणविक सूचना कंपनी को पर व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, कंपनी को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कंपनी के बारे में हमें ये नहीं पता था। अरे भाई, आपको संयम ज्ञापन, संयम अनुच्छेद में सारी बातें, सारी डिटेल में कंपनी के बारे में बता रखा है। रजिस्ट्रार के पास इसकी एक कॉपी है, विवरणिका में हमने ये सारी बातें कंपनी के बारे में बता रखी हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति कंपनी में अपनी पूंजी लगाता है या कंपनी के साथ किसी तरह का ट्रांजैक्शन करता है तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाके इनकी कॉपी लेकर कंपनी के बारे में पूर्ण अध्ययन कर सकता है और उसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसीलिए आणविक सूचना कंपनी को पर व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती नहीं। तो कोई भी व्यक्ति आके कह देगा कि भाई कंपनी इस तरह का काम करती है, तो व्यक्तियों को पहले से पता हो। इसीलिए आणविक सूचना का सिद्धांत, आणविक सूचना जो है कंपनी को दूसरे व्यक्तियों से, पर व्यक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि आंतरिक प्रबंध पर व्यक्तियों को कंपनी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक प्रबंध यानी कि इंडोर मैनेजमेंट है, वो व्यक्तियों को कंपनी के विरुद्ध, व्यक्तियों को यानी कि जो कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना आ रहा है उनको भी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। कंपनी को जब आणविक सूचना सुरक्षित कर रहा है तो व्यक्तियों को कौन सुरक्षित करेगा? वो करेगा आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। आणविक सूचना का सिद्धांत कंपनी को बाहरी स्थिति तक ही सीमित रखता है, बाहर तक ही। कंपनी की आंतरिक गतिविधि से इसका कोई सरोकार नहीं होता और न इसके बारे में कोई आणविक सूचना होती है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं होता कि कंपनी अंदर से काम कैसे कर रही है, क्योंकि कंपनी उसके साथ जो संव्यवहार कर रही है वो लीगल और बिल्कुल सही होता है, संयम ज्ञापन, संयम अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग होता है। तो पर व्यक्ति या किसी व्यक्ति को इससे कोई भान नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता कि कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट कैसा है, आंतरिक प्रबंध उसका कैसा है। तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संविदा कंपनी के लोक दस्तावेजों के अनुकूल करता है तो संविदा करने वाले व्यक्ति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आर्थिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या त्रुटि थी, कोई गड़बड़ थी अंदर। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लीगल है। कंपनी से संव्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा पक्षकार ये मानकर चलता है कि कंपनी की आंतरिक कार्रवाई या प्रबंध उसके संयम अनुच्छेदों के अनुसार सही चल रही है। इसी में हम पढ़ते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वाइंड का नियम, हम इसमें पढ़ते हैं। इसको टर्क्वाइंड के नियम से भी जानते हैं। इस मामले में कंपनी ने एक बैंक से ऋण लिया और उसके एवज में बैंक को ऋण पत्र दे दिए।
कोई भी कंपनी जब ऋण लेती है तो वो डिबेंचर जारी करती है, तो उसने बैंक को डिबेंचर दे दिए। कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ऋण लिया जा सकता था, बशर्ते कि कंपनी की साधारण बैठक द्वारा पारित संकल्प से कंपनी को प्राधिकृत किया गया हो। लेकिन इस मामले में कंपनी द्वारा बिना किसी संकल्प के ऋण प्राप्त कर लिया गया और कंपनी द्वारा ये कहा गया कि वह ऐसे ऋण का संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को ही नकार दिया और कंपनी को ऋण के संदाय करने के लिए उत्तरदायी ठहराया और कहा कि बैंक द्वारा ये मान लिया जाना स्वाभाविक था कि कंपनी ऋण लेने के लिए विधिकतः प्राधिकृत थी। तो आप अंदर मिंडोर मैनेजमेंट में क्या करते हो, इससे बैंक को क्या लेना देना। बैंक ने ऋण दिया है तो बैंक वापस ऋण लेगी, इसी को प्रोटोकॉइन का नियम कहते हैं। और इसी सिद्धांत न्याय और तर्क पर आधारित है। यदि कोई संव्यवहार अथवा संविदा कंपनी के संज्ञेय ज्ञापन संज्ञेय अनुच्छेदों के अनुरूप होती है तो ऐसी संविदा करने वाले व्यक्ति को ये मान लेने का अधिकार है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा संज्ञेय ज्ञापन एवं संज्ञेय अनुच्छेदों के उपबंधों का पालन कर लिया होगा। उसके लिए जानना जरूरी नहीं है कि संविदा या संव्यवहार करने वाली कंपनी या अधिकारी समुचित रूप से प्राधिकृत है भी या नहीं, अर्थात कंपनी के भीतरी प्रबंध एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आबद्ध नहीं है, और इसी को कहते हैं आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। यह है इंडोर मैनेजमेंट। वही आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं कि कब आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत हम नहीं मानेंगे, कब इसका लाभ पर व्यक्ति नहीं ले सकता। तो पहला तब जब उसको अनियमितता की जानकारी हो, यानी कि अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले से पता था कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर भी अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको इस सिद्धांत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत का लाभ लेने वाले ऐसे व्यक्तियों को कतई नहीं मिल सकता जिन्हें कंपनी की भीतरी कार्रवाइयों का ज्ञान था, पहले से अनियमितताओं की उनको जानकारी रही थी। कारण स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलती अथवा त्रुटि का लाभ नहीं उठा सकता। दूसरे हम इसमें बात कर रहे हैं अनियमितता का संदेह, यानी कि अगर उनको पहले से पता था कि इसमें अनियमितता है तो फिर भी अगर उन्होंने कंपनी के साथ किसी तरह का ट्रांजैक्शन किया हो तो उसका उनको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ वहाँ भी नहीं मिल सकता जब संदिग्ध परिस्थितियाँ हों, जांच किया जाना जरूरी हो, लेकिन जांच नहीं की गई हो। कारण स्पष्ट है कि यदि जांच की जाती तो अनियमितता का पता चल जाता। तो अगर अनियमितताओं का पता चलाने का उसके पास पर्याप्त साधन था, पर्याप्त समय था, और फिर भी उसने ऐसी जानकारी नहीं ली, और फिर अगर उसने कंपनी के साथ जानकारी होते हुए भी किसी तरह का ट्रांजैक्शन करा तो उसके सिद्धांत का लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ परिस्थितियाँ संदेहपूर्ण और जांच किया जाना जरूरी भी हो लेकिन जानबूझ करके भी जांच नहीं की गई हो, वहाँ आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ कतई नहीं मिल सकता। आगे हम बात करेंगे इसमें कूट रचना की, फोर्जरी की। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत वहाँ पर भी लागू नहीं होगा जब कंपनी के अधिकारियों द्वारा कूटरचित प्रलेख यानी कि ड्राफ्टिंग उन्होंने फोर्जरी तरीके से की हो, या हस्ताक्षरों की कूट रचना के मामले में भी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ नहीं मिल सकता। कि आप फोर्जरी करके कंपनी के साथ किसी तरह का ऐसा काम कर रहे हो जो कि गलत हो जाए और फिर बाद में हम कंपनी से लाभ ले लें, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। फिर ये कहता है, इसका एक एक्सेप्शन है लास्ट, संज्ञेय अनुच्छेदों की जानकारी ही नहीं होना। ये भी एक है। कभी कभी कंपनी के संज्ञेय अनुच्छेद में प्रत्यायोजित खंड यानी कि डेलीगेशन क्लॉज सम्मिलित किया जाता है, जो निदेशक बोर्ड को ये शक्ति देता है कि वह अपने प्राधिकार किसी निदेशक विशेष को प्रत्यायोजित कर दे, यानी कि अपनी पावर दूसरे को दे दे। यदि कंपनी के साथ संविदा संवाद करने वाले बाहरी व्यक्ति को प्रत्यायोजित खंड की जानकारी है तो ये मान सकता है कि प्रत्यायोजन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन उस समय ये बहुत अजीब स्थिति हो जाती है जब कंपनी के साथ संविदा करने वाले व्यक्ति को या ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति को संज्ञेय अनुच्छेद की जानकारी नहीं होती, और इसी कारण वह प्रत्यायोजित खंड के बारे में भी जानकारी नहीं रख पाता। वहाँ क्या ये बात की अवधारणा है कि जिस शक्ति के बारे में वो जानता ही नहीं था वह प्रयोग में लाई गई होगी। तो अगर वो ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो जाए, अनुच्छेदों की जानकारी नहीं हो, तो भी वो आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकता। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का लाभ तो वही व्यक्ति लेगा जिनको कि पता ही नहीं था और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, बाद में पता चलता है कि भाई कंपनी में ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी अंदर से कोई काम कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं होता, किस तरह वो काम कर रही है। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन सही है, लीगल है, तो बिल्कुल सही होगा। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।